Okay. So I'll start my session. Okay. So guys, पहले ये सोच लेना कि guys ये जब मैं माइंडसेट वगैरह की बात करता हूँ ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, नॉट ऑन द पेपर, कोई साइकोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। माइंडसेट इज रियली वेरी वेरी रिक्वायर्ड, यू नो। कभी कभार जब मैं माइंडसेट के बारे में लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो लोग पूछते हैं यार क्या फिलोसफी झाड़ रहे हो यार आप, सीधे सीधे बात करो ना यार, सीधे सीधे चार्ट पैटर्न बताओ, सीधे सीधे लेवल दो, बात खत्म करो, क्यों फालतू में माइंडसेट के बारे में बात किए जा रहे हो और इधर उधर की बात किए जा रहे हो। अक्सर लोग वीडियो के कमेंट्स में भी ये बोलते हैं। तो जो भी लोग ऐसा कमेंट्स में बोलते हैं ना गाइस, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से वो कभी सक्सेसफुल नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि जो मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मतलब क्योंकि माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, इसका इतना ज्यादा रोल है मार्केट में, बहुत ज्यादा रोल है। सीरियसली आई टेल यू, बहुत ज्यादा रोल है माइंडसेट का। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है ना, जैसे अभी अभी रिसेंटली बताता हूँ, ऑटो रिक्शा वाले से बात कर रहा था, वो कमोडिटी में ट्रेड करता है। अब मैंने उसको कितना ही समझा लिया, लेकिन ट्रेडिंग तो एट द एंड वो अपने हिसाब से करेगा ना। मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँ लेकिन वो अपने हिसाब से करेगा, और वो डूब गया, यू नो। अपने हिसाब से ट्रेडिंग करा था, सब कुछ अपने हिसाब से करा था, हो गया। तो गाइस ध्यान रखिए, यहाँ पे हमेशा आपको वर्स्ट चीज पहले सोचनी है, ये मेरा तरीका है। यूजुअली हम अपनी लाइफ में क्या बोलते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो तो अच्छा मिलेगा, यू नो। बट मार्केट में मुझे लगता है कि आपको वर्स्ट चीज पहले सोचनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव हो गया हूँ, मैंने पहले भी बोला है, वर्स्ट पार्ट अगर आप कवर कर लेते हो तो गुड पार्ट को तो हर कोई कवर कर लेता है। अगर आपके साथ अच्छी चीजें हो रही, जैसे भी नेचुरल गैस में मैं एग्जांपल दे दूं, नेचुरल गैस में कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है, राइट। अभी जैसे मान लो मेरा भी क्लिक नहीं हुआ है, आप किसी का क्लिक नहीं हो रहा है, एवरीबडी वाज यू नो स्कैरिंग एंड ऑल, राइट। बट अगर ये वर्स्ट पार्ट मैंने पहले सोच रखा था, मैंने वीडियो में बताया था कि 215 टच करके भी आ सकता है, 202 भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी आई वॉज वेरी बुलिश ऑन नेचुरल गैस, राइट। लेकिन काफी लोग अपना पैशंस लूज कर रहे हैं, राइट, धीरे धीरे, कि सर कब आएगा, सब क्या होगा, सब फैब एक्सपायरी में क्या होगा। तो गाइज ये चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले आपको वर्स्ट केस मानना पड़ेगा। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नेगेटिव में आ गया नेचुरल गैस तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप वर्स्ट पार्ट पहले सोच के रखो कि आपके साथ वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है ना। डेली ऑब्जर्वेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोई नहीं करता है। मैं कह कह के थक जाता हूँ सबको, सीरियसली कोई किसी को नहीं पड़ी है ये चीजें डेली ऑब्जर्वेशन करने की। सब आते हैं, सब बस यही पूछते हैं, सर आप अपना न्यूज एनालिसिस कैसे करते हो, वो बता दीजिए हमको तो, और हमारी हो गई छुट्टी, ठीक है ना। मैं उनको कितना ही बता देता हूँ लेकिन वो करते नहीं है। तो गाइज आपका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी आप चीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आप नेचुरल गैस का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। कैंडल स्टिक पैटर्न आपने देख लिया। अब मैं आपको यहाँ पे चीज बताता हूँ, काफी सारी चीजें जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है ना। जब 580 पे था नेचुरल गैस और मैंने बोला था 420 के, तो अभी भी लोगों के जहन में वो है कि यार ये वही वाला बंदा है ना जिसने 580 पे 420 के लेवल दिए थे। अभी भी लोग यही पूछते हैं। काफी लोग तो ये बोलते हैं कि सर जब आपने 580 से 420 पे दिया था मैं आपका फैन हो गया था, यू नो। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि अभी आपको रिसेंटली पता है कि अपने क्लिक नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मेरा पैटर्न सिंपल था, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था। एक तो टेक्निकल चार्ट आपको आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, प्लस न्यूज एनालिसिस आपको करना आता है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं उसको एनालिसिस कर रहा था, मुझे समझ आ रहा था कि यहाँ पे ऑप्शन का खेल है, ठीक है ना। पूरा ऑप्शन का खेल था। अब ऑप्शन का खेल समझने के लिए आपको है ना, सबसे पहले तो इसके हिस्टोरिकल पैटर्न देखना पड़ेगा, पिछली दो एक्सपायरी में क्या हुआ है, ठीक है ना। किस न्यूज से किस एक्सपायरी में क्या हुआ है। अगर आप ऑप्शन चार्ट देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, मैं डेफिनेटली देखता नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। देखो बिहेवियर फ्रेमवर्क मैंने आपके बारे में काफी बारे में बात की है। बिहेवियर फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइक गिव यू द एग्जांपल। जब ये 580 पे था तो मैं देख रहा था ये कंटिन्यूसली ऊपर जाया जा रहा था, कंटिन्यूसली ऊपर जाया था, लेकिन ऊपर जाने के साथ साथ अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो वहां पे गजब की प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। अब आप बोलोगे कि प्रॉफिट बुकिंग आपने कहाँ पे देख ली, तो वॉल्यूम नीचे जो जनरेट हो रहा था ना गाइस, ठीक है ना, वो इतना ज्यादा जनरेट हो रहा था 580 पे, और जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आ रही थी वो वॉल्यूम उतना बढ़ता हुआ जा रहा था, ठीक है ना। तो एक तो ये पॉइंट था मेरे पास कि भाई यार वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट मतलब काफी वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपायरी के आसपास ही बढ़ रहा है। तो मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि ये यहाँ पे बुकिंग हो रही है, ऑप्शन एक्सपायरी का गेम है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, डेफिनेटली इट गोना कम डाउन। सेकंड थिंग इज, जैसा कि मैंने हमेशा से आपको बोला कि ओवर वैल्यू हो रहा था, मैंने हमेशा से बोला कि ये कोई डिजर्व ही नहीं करता। अल्टरनेट एनर्जी के ऑप्शंस आ गए काफी सारे न्यूज के, तो वो एक पॉइंट था, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट मेरे पास ये था कि भाई जो ये 600 पे आ गया है, राइट, 600 पे जो लेवल है 600 का, ये एक लेवल बड़ा अनयूजुअल था। कभी देखो मैंने कहा ना कि आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे लोग, काफी लोग गए हैं, अभी भी मीटिंग जाते चल हैं। रही है, अभी नहीं पता है।
गाइस प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। काफी लोग जाते हैं लेकिन वहां पे कोई सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है ना, नहीं रह पाता। आप टच करके आ जाओगे, वापस से लुढ़क के नीचे आ जाओगे, राइट। वही वाली चीज थी, वो मुझे पता था कि उस लेवल पे ये नेचुरल गैस कभी सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो 420 तो आना ही आना। बस अब कंस्टेंट वो था हमारे वहां पे, मैंने लेवल तो दे दिए थे, लेकिन कंस्टेंट ये था कि कब आएगा। दैट इज अ वेरी मतलब टिपिकल क्वेश्चन, कि कब आएगा, टाइम पीरियड, जो कि बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो गाइस ये ऑब्जर्वेशन थे मेरे वहां पे। मैंने और भी बहुत सारी चीजें की थी कि भाई अगर 580 से, जैसे आपको तो यही पता कि 580 से 420 पे आ गया, लेकिन मैंने वहां ये भी सोच रखा था अगर 580 पे 420 नहीं आया तो मुझे क्या करना है, तो ये सारी चीजें ना ऑब्जर्वेशन पे आती है। अगर आप मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चलोगे तो जिंदगी भर मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चलोगे, तो बैठ के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीजें कर सकते हैं बताता हूँ आपको। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, या फ्यूचर, ऑप्शन फ्यूचर दो ही तरीके हैं, तो उनमें हमेशा देखिए कि एक्सपायरी का गेम कहाँ हो रहा है। पिछले लास्ट के 1 वीक ऑप्शन एक्सपायरी में गेम स्टार्ट हो जाता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस एक्सपायरी में क्या बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है तो किस वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, और अगर वहां पे नीचे जा रहा है तो किस वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है। जैसे अभी ये आपका असाइनमेंट है, नेचुरल गैस का चार्ट आप देख लीजिएगा, और मुझे ये करके बताइएगा। कल मैं पूछूंगा आपसे कि नेचुरल गैस के जो चार्ट है उसमें जो भी गिरावट हुई है रिसेंटली 1 वीक में, वो हाई वॉल्यूम के साथ हुई या लो वॉल्यूम के साथ हुई है। तो आपका क्या एनालिसिस कहता है, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये आपका असाइनमेंट है। तो ये गाइज आपको चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी डेली बेसिस में। और कभी कभार मैं ऐसी चीजें भी ऑब्जर्व करता हूँ जो आउट ऑफ द मुझे लगता है सिलेबस रहेगी, जैसे ऑपरेटर का माइंड, मुझे समझ आ जाता है, और वो मैं आपको डायरेक्टली समझा नहीं सकता। वो चीज आएगी ऑब्जर्वेशन से। जब आप चार्ट को देखोगे ना, मुझे वहां समझ आ गया था एनजी 580 जब जा रहा था ना, वापस वहां से जब थोड़ा सा नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, जब नीचे आता था, जैसे 400 580 के आसपास था, ठीक है ना, जैसे 560 से 580 पे आया, तो जब ऊपर जाता था थोड़ा सा तो बड़ा वॉल्यूम के साथ जाता था, लेकिन जब नीचे आता था ना तो वॉल्यूम बहुत कम होता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 560 से 580 में एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 560 से 580 पे जब आता है, तो 560 से जब 570 पे जाता है, तब भयंकर वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो वहां पे दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मैसिव बाइंग हो रही है, उस एक्सपायरी में मैसिव बाइंग हो रही है, ठीक है, जो कि एक पॉसिबल लगता नहीं है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे मैसिव बाइंग करना, ठीक है ना, जिसका वैल्यूएशन 280 के आसपास है, वो पॉसिबल है ही नहीं है। तो वहां पे एक मेरे सिंपल सा तरीका निकल के आ रहा था कि भाई ये जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और जब ऊपर बढ़ता है तब इतना वॉल्यूम नहीं आता है, लेकिन जब नीचे जाता है तो भयंकर वॉल्यूम आता है। तो उसका एक ही वहां पे एक निष्कर्ष निकल के आ रहा था कि भाई साहब अगली एक्सपायरी में ये धड़ाम से गिरने वाला है। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन आप देखिए, ये जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताया ना, ये मेरे उस टाइम के जब 580 के लेवल्स, लेकिन अब हो सकता है इस महीने में अपने नए ऑब्जर्वेशन हो। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा आप ही को करना पड़ेगा गाइस, कोई आपके लिए नहीं कर सकता। तो जब तक आप चीजों को बारीकी से नहीं देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं कितना ही आपको यहाँ बता दूं, कितनी आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, कितने ही टेक्निकल चार्ट कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तीसरी चीज, आपको पता है मार्केट में जो सबसे बड़ी महंगी चीज है, अगर अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ी एक्सपेंसिव चीज क्या है मार्केट में, वो है पेशेंस। इट्स इट्स प्राइसलेस, किसी के पास नहीं होता पेशेंस, ठीक है ना, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। मतलब जो आदमी पेशेंस पेशेंस के साथ, इसका मतलब ये नहीं होता है, काफी लोग बोलते हैं सर मैं तो 400 पे बाय करके बैठा हूँ और मैं पेशेंस रख रहा हूँ और मुझे पता है कि कभी ना कभी आने वाला। सो दैट इज स्टुपिडिटी, दैट इज नॉट पेशेंस। ओके, पेशेंस वो चीज होती है कि जब आपने पूरा एनालिसिस कर लिया है, यू गॉट अ न्यूज एनालिसिस, आपने न्यूज एनालिसिस कर लिया है, आपने आपने टेक्निकल चार्ट देख लिया है, आपने अपनी सारी स्ट्रैटेजी अपना ली है, उसके बाद आप एक समराइज करके एक निष्कर्ष पे निकले कि हाँ भाई नेचुरल गैस बुलिश है, आने वाली एक्सपायरी में वो होगा। उसके बाद वहां मैनिपुलेशन होता है, तब आपको पैशंस रखना जरूरी होता है, क्योंकि पैशन से मुझे लगता है बहुत लोग हारते हैं। ये सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। काफी लोग नहीं कर पाते हैं, पेशेंस के चक्कर में निकल जाते हैं। तो जिसके पास पेशेंस है वो इस मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बना रहेगा। बिना पेशेंस के लोग भी आते हैं, प्रॉफिट कमा के जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लकी होते हैं, वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। रेडी टू ऑब्जर्व लॉस, ये तो बड़ी ही मुझे लगता है यूनिक चीज रहेगी। जो ये चीज सीख लेना, मुझे लगता है कि फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में सबके साथ होता है, हम प्रॉफिट के लिए तो तैयार रहते हैं। मैं ऐसे ऐसे आपको कांड बता दूं, प्रॉफिट के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा लॉस तो दिमाग खराब हो जाता है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, काफी लोग मुझे बता नहीं रहे हैं, क्योंकि रेस्पेक्ट करते हैं मेरी, तो बता नहीं रहे हैं सर एनजी में क्या हालचाल है, सर एनजी में तो कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा। काफी लोगों के दिमाग में ये रहेगा क्वेश्चन कि ये हो रहा है सर, ये हो रहा है। तो देखिए गाइज, ये ऐसा होता है।
आप कोई भी है ना एनजी के मार्केट आप उठा के देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ कोई सा भी आप चैनल देख लीजिए यूट्यूब का, कोई भी गुरु देख लीजिए, वो आपको ये कभी नहीं बता पाएगा कि नेचुरल गैस 200 के नीचे जाएगा, 200 के ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा, नहीं। इसीलिए मैंने ये जानना ही छोड़ दिया है। मैंने ये जानना ही छोड़ दिया कि भाई यार 250 है, 150, 180 पे जाएगा, 190 पे जाएगा, या इधर जाएगा या माइनस में चला जाएगा। ये आप सोचना ही, एक नॉर्मल एनालिसिस आपको करना है कि आप बुलिश हो, बेरिश हो और आपके लेवल्स क्या है, लेकिन उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स है, हिट होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो आपके पास ये स्ट्रैटेजी, आपको अपना बफर रखना है। और अगर बफर रखने के बाद, जैसे भी एनजी में सिचुएशंस आई कि 240 पे किसी ने ले लिया था, वो होल्ड कर रखा है। फिर उन्होंने 218 222 पे ले लिया है, फिर उन्होंने होल्ड कर रखा है। तो अब उनके पास कंडीशन ये आ गई कि सर हमने तो सारा बफर भी यूज़ कर लिया है, हमने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद भी अब ये तो नीचे आ गया, अब हम क्या करें? तो गाइस उसका एक सिंपल सा आंसर है कि वहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि आप कितना ही बफर कर लो, मेरे पास इतना सारा बफर है, इसका मतलब तो ये नहीं कि जिसके पास बफर बहुत ज़्यादा, बफर इन द सेंस जिसके पास बैकिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसका मतलब वो आदमी कभी भी उलझेगा नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना? जिसके पास कैपेसिटी अच्छी है वो भी आदमी उलझता है, ठीक है ना? तो हर कोई आदमी बीच-बीच में फँसता है मार्केट में, मार्केट फँसाता ही फँसाता है उसको। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लॉस लेने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। बट एट द एंड आपका मोटिव ये होना चाहिए कि हाँ भाई, आगे जाके ऑन एन ऑल एवरेज मुझे मिलना चाहिए प्रॉफिट। बट आपको लॉस लेने के लिए तैयार होना चाहिए। किसी-किसी को लॉस हो जाता है, उसका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो मुझसे जब बात करता है तभी मुझे समझ आ जाता है इसकी बॉडी लैंग्वेज कि ये आदमी तो गया है काम से, तो ऐसे काफ़ी लोग हैं, अपने सब्सक्राइबर्स में भी हैं, और वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और लॉस के बारे में ही बात करते हैं, प्रॉफिट के बारे में बात ही नहीं करते। तो गाइज़ ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली दिस इज़ नॉट साइकोलॉजी, दिस इज़ नॉट ऑन द पेपर। आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिएगा डिसिप्लिन तरीके से, एंड आपको कुछ चेंजेस नज़र आएँगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मुझे लगता है कि अभी भी लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है ना? ये वाला, ठीक है ना? कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, इवन काफ़ी यूपीएससी ग्रेजुएट जो होते हैं ना, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे, आई थिंक यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन द इंडिया राइट नाउ। वो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, शायद 7-8 लोग होंगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, कि डायरेक्टली बोलते हैं मुझसे कि सर हमें आपसे ज़्यादा नॉलेज है। कमोडिटी में हमें आपसे ज़्यादा नॉलेज है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल न्यूज़ का रिलेटेड टू कमोडिटी मार्केट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो फिर हमारा क्यों नहीं होता है और आपका हो जाता है? ऐसा क्या है भाई साहब? ऐसा आप क्या कर देते हो? ठीक है ना? तो बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मुझसे काफ़ी ज़्यादा आता होगा डेफ़िनिटली पॉलिटिक्स, न्यूज़। देखिए आना, मैंने हमेशा से आपको एक चीज़ बोली है कि इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज़ होती है और नॉलेज इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। हमेशा लोग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को आपस में एक ही मान लेते हैं, जबकि वो अलग होता है। इन्फॉर्मेशन वो होती है कि जो आप पढ़ते हैं, ठीक है ना? गूगल पे आपने कुछ पढ़ लिया या आपने किसी से कुछ सुन लिया, ठीक है ना? वो आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। जैसे किसी के पास न्यूज़ आ गई कि भाई साहब रशिया में एक पाइप फट गया है नेचुरल गैस का, तो ये न्यूज़ आ गई। अब ये न्यूज़ यूपीएससी वालों को पता है, यूपी वाले को ये भी पता है कि रशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, रशिया का राष्ट्रपति कौन है, रशिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स क्या चल रही है, उसको सब कुछ पता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो जो चल रहा है उसका इम्पैक्ट मार्केट कैसे लेने वाला है। यू गेटिंग माय पॉइंट? मार्केट उस चीज़ को कैसे लेने वाला है। देखो मार्केट में 2 चीज़ें होती है, आपको पता है। एक होते हैं मेरे हिसाब से बड़े-बड़े जो हम इक्विटी में बोलते हैं जिसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें सब कुछ आ जाते हैं डोमेस्टिक और एफआई। सो लेट्स कम टू द कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में एक होते हैं बड़े-बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स जो, या हेजिंग वगैरह जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो होते हैं। दूसरे होते हैं रिटेलर्स, राइट? तो एक सेंटिमेंट्स, जब हम सेंटिमेंट्स की बात करते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रहेगा, तो मार्केट का सेंटिमेंट, रिटेलर का क्या सेंटिमेंट है उस पे फोकस नहीं है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों का क्या सेंटिमेंट है। ठीक है ना? डिपेंड उस पे करता है कि जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, उनका क्या सेंटिमेंट्स है। तो वो आपको उस तरीके से सोचना पड़ता है कि जो बड़े-बड़े मैनिपुलेटर लोग हैं, ऑपरेटर लोग हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या करते हैं। तो अब जब वो न्यूज़ आती है, तो उस न्यूज़ से मुझे समझ आ जाता है कि यूपीएससी वालों को ये समझ आ जाता है कि ये न्यूज़ ये है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि इस न्यूज़ का मार्केट कैसे रिएक्शन देगा। बड़े-बड़े जो ऑपरेटर पंटर लोग हैं, बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर हैं, वो इस न्यूज़ को किस तरीके से लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है ना? काफ़ी जो न्यूज़ आती है मार्केट में, जैसे रिज़ल्ट्स आते हैं काफ़ी सारे। गाइज़ मैं आपको बता दूँ, अगर ये वीडियो अगर
ये जो सेशन अगर क्लोज हो जाता है तो वापस से वही सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी सेशन को कंटिन्यू करूँगा। 30 मिनट्स के बाद ये क्लोज हो जाता है। तो काफ़ी लोग जैसे इक्विटी मार्केट में, ठीक है ना? इक्विटी मार्केट में क्या होता है, जब एक रिज़ल्ट आता है, एक रिज़ल्ट होता है स्टैंड अलोन रिज़ल्ट होता है, एक होता है कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट। स्टैंड अलोन क्या होता है? जो आपका कोर बिज़नेस होता है, जिससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको हम स्टैंड अलोन बोलते हैं। कंसोलिडेटेड क्या होता है? जिसमें आपका जो स्टैंड अलोन प्लस आपका दूसरा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई कंपनी है, ठीक है ना? मेरी कंपनी का बिज़नेस है लोहा बनाना, आयरन बनाना, लेकिन मैंने अपना कुछ पैसा, कंपनी का कुछ पैसा किसी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो अब मेरा स्टैंड अलोन क्या हो गया? जो मेरा आयरन का बिज़नेस है, उससे मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो मेरा स्टैंड अलोन हो गया। कंसोलिडेटेड क्या हो गया कि भाई मेरा आयरन से कितना मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्लस मैंने जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहाँ से कितना रिटर्न्स आया, राइट? तो अब देखो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर कैसे सोचते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। अब मान लो रिज़ल्ट आता है, तो आप लोग रिटेलर्स लोग रिज़ल्ट कैसे देखते हैं? रिटेलर लोग सीधा देखते हैं कि भई कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट क्या है? उन्होंने देखा कि भाई फ़ायदा तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। जबकि वो ये देखना भूल जाते हैं कि स्टैंड अलोन से कितना फ़ायदा हुआ और जो दू मतलब जो कोर बिज़नेस है उससे कितना फ़ायदा हुआ और जहाँ इन्वेस्टमेंट किया उससे कितना फ़ायदा हुआ है। अगर कोर बिज़नेस से फ़ायदा कम होता है और दूसरे जो साइड इनकम है वो ज़्यादा होती है, तो उसको कॉर्पोरेट इन्वेस्टर एज़ अ नेगेटिव सेंटीमेंट में लेते हैं। ये यूजुअली उनका रहता है, ठीक है ना? लेकिन अगर स्टैंड अलोन अच्छा होता है, प्रॉफिट, लेकिन आपका जो कंसोलिडेटेड है वो कम आया होता है, तो उसको भी जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर होते हैं वो पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो ऐसे काफ़ी सारे सेंटिमेंट्स होते हैं। अब ये धीरे-धीरे ये अगेन ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने इतना कुछ किया है ना, कि इतना रगड़ा हूँ ना, तो अब मुझे न्यूज़ पढ़ के मुझे समझ आ जाता है कि ये मैनिपुलेटेड और स्क्रिप्टेड न्यूज़ है या कैसी न्यूज़ है। तो आपको समझना ज़रूरी है। जैसे एसपीआर की न्यूज़ आई थी, तो अब आप ना चीज़ों को थोड़ा-सा अगर फ़ोकस करके करोगे ना, अब एसपीआर की न्यूज़ आई, हम सीधी न्यूज़ पढ़ते हैं और न्यूज़ का एनालिसिस करने लग जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं पहले न्यूज़ पढ़ता हूँ और न्यूज़ वाले की नीयत देखता हूँ कि भाई साहब ये न्यूज़ क्या है? अब एसपीआर की न्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं था उस समय एसपीआर की न्यूज़ आई। एक बात बताओ, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर क्या ढोल पीट के आपको बताएगा कि मैं अपने जो भी स्टेक्स है वो निकालने वाला हूँ? डेफिनिटली नॉट, राइट? उसका कोई तुक ही नहीं है। वो ऐसी न्यूज़ फैलाते हैं ताकि जो छोटे-मोटे इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें आ जाएँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो फेक न्यूज़ है। देखो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फेक न्यूज़ एंड द स्क्रिप्टेड। आप समझते हैं स्क्रिप्टेड क्या होता है? तो उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, और मार्केट में ये बहुत कुछ होता है, आपको भी पता है। ऐसी चीज़ें काफ़ी होती है मार्केट में और कंटिन्यू होती रहती है। तो आपको देखो मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ कि आपको न्यूज़ का एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले तो आपके पास सेट ऑफ साइट्स होनी चाहिए, ऑथेंटिक साइट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई है। उन साइट्स पे आप जाइए, फीड सेक्शन होता है, वो फीड पे आप अपने मोबाइल नंबर डाल दीजिए तो आपको अलर्ट एसएमएस आता रहेगा, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, तो ठीक है ना? वहाँ जाइए, वो करिए। उसके बाद आप हमेशा वहाँ पे न्यूज़ को आप पढ़िए डेफ़िनेटली। पढ़ने के पहले आप ये देखिए कि वो न्यूज़ जो आ रही है, उसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ कि मैंने जैसे आपको कई बार बताया है कि ओपेक की मीटिंग आती है, उसके 1 वीक पहले वो माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। डेफ़िनेटली इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो कि आपको पता है कि ओपेक प्रोडक्शन कट होने वाला है मान लो, तो 1 वीक पहले ही वो हवा बनाएँगे, भाई साहब हम ये करने वाले, वो करने वाले, ये करने वाले। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप धीरे-धीरे जब आपका ऑब्ज़र्वेशन मतलब पक्का होगा ना, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगी। किसी के कहने से मैं मंच पे खड़ा होके आपको एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप नहीं करोगे कोई समझ नहीं पाएगा, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे उसको। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है जो मैंने निकाली है। अब ये वाली तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दी है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि यू आर डीलिंग इन द इंटरनेशनल एक्टिविटी। दिस इज़ कमोडिटी इज़ द इंटरनेशनल एक्टिविटी व्हेन यू आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद द क्रूड ऑयल एंड द नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एक इंटरनेशनल एक्टिविटी है। अगर आप इंटरनेशनल एक्टिविटी में डील कर रहे हैं और आपको इंटरनेशनल नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है जब भी मैं कोई एनालिसिस करता हूँ, कभी मैंने इंडियन मार्केट की न्यूज़ देखी कि एमसीएक्स को मैं अगर इंडियन मार्केट का चार्ट देख रहा हूँ, तो मैंने कभी भी ये न्यूज़ नहीं देखी कि इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल का क्या रुझान है, नहीं, आई नेवर मैंने कभी नहीं किया क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है करने का, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। एमसीएक्स इंडिया चलता है आपके इंटरनेशनल मार्केट से, तो आप इंटरनेशनल मार्केट की न्यूज़ देखो ना, तो मैं हमेशा इंटरनेशनल मार्केट की न्यूज़ देखता हूँ, एमसीएक्स की न्यूज़ ही नहीं देखता, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? तो एक ये ऑब्जर्वेशन आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए ना कि आपको करना क्या है। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अभी जैसे बाइडेन साहब हैं भाई साहब,
बाइडेन साहब की क्या पॉलिसी मैं आपको बताता हूँ। बड़ा डेप्थ में आपको जानना पड़ेगा ये चीज़ें गाइस, अगर आपको इन क्रूड ऑयल अगर नेचुरल गैस में सक्सेस पानी है। वो कहते हैं ना कि जैसे चेस के बारे में बोला जाता है कि चेस को सीखना बड़ा ईज़ी है। हर कोई सीख सकता है राजा-रानी कैसे चलते हैं पैदल-वैदल, लेकिन उसमें मास्टरी करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना? इसलिए आपको अगर मास्टरी करनी है, अगर आपको प्रॉफ़िट कमाना है, देन यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। आप ऐसा नहीं कि आप भागोगे ना किसी चीज़ से, तो इसमें देखो इसमें सिंपल सी बात है, मैं हार्ड वर्क के लिए बोलूँगा आजकल हार्ड वर्क का ज़माना है ही नहीं, आजकल स्मार्ट वर्क का ज़माना है। तो आपको एक तो अपना टाइम भी देना पड़ेगा, अगर आप दिन के 1 या 2 घंटे भी देते हैं ना मुझे लगता है मार्केट में और ढंग से देते हैं, पूरा फ़ोकस लगा के मुझे लगता है मोर देन इनफ है, आप धीरे-धीरे सीख जाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है मैं इस टॉपिक पे बात कर लेता हूँ, जैसे मैं आपको कोई एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी बाइडेन साहब मैं बता रहा था, बाइडेन साहब है और अभी जो सरकार बनने वाली है, आपने वो जो पहले वाले राष्ट्रपति का नाम क्या मैं भूल गया। वो जो भी है, जो पहले था ना अपना मैं नाम भूल जाता हूँ उसका बार-बार, ठीक है ना? तो बाइडेन साहब की क्या नीति है कि एसपीआर को जितना मार्केट में लो उतना सही है, ठीक है ना? बाइडेन साहब के जो पहले के जो अपने राष्ट्रपति थे यूएस के, ठीक है ना? उनका क्या है, उनका ये था वो एंटी चाइना वाले थे। देखिए ना अभी भी आपने देखा होगा चाइना के लिए एक वो बिल ला रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो क्या कर रहे हैं कि जो-जो भी मतलब कोरोना का केस वापस उठा रहे हैं और जो-जो भी लोन लिया है चाइना ने अमेरिका से, उन सारे बॉन्डों को वो ज़ब्त कर रहे हैं, जो कि है 1.5 मुझे आंकड़ा एग्ज़ैक्टली याद नहीं 1.5 ट्रिलियन का। अब ये देखिए कड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर बाइडेन आता है, बाइडेन अगर रहता है तो बाइडेन की पॉलिसी ये है। तो बाइडेन की जो पॉलिसी है ना, बाइडेन की पॉलिसी जितना मैं समझ पाया हूँ, बाइडेन की पॉलिसी हमेशा है कि क्रूड ऑयल के प्राइस को नीचे रखा जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ नीचे रहेगी तो उनका डॉलर मजबूत रहेगा और जब तक किसी कंट्री का डॉलर मजबूत है, वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे रहेगा। तो इसीलिए वो एसपीआर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति अगर वो आते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन है दे आर एंटी चाइना। ठीक है ना? उनको एसपीआर वो कभी भी नहीं डालेंगे। वो बस क्या करेंगे चाइना के अगेंस्ट काम करते रहेंगे, जैसे अभी जो वो संसद में पास हुआ है बॉन्ड वो भी इन्हीं जो पूर्व राष्ट्रपति था, अपना ये नाम भूल जाता हूँ उसका अमेरिका का, उसी ने सब डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, ट्रम्प डोनाल्ड साहब। ट्रम्प सर, डोनाल्ड ट्रम्प ट्रम्प साहब है ना, तो ये पॉलिटिक्स है ना, ये समझनी पड़ेगी। इतनी भयंकर पॉलिटिक्स आपको डीप में समझनी पड़ेगी। सीरियसली मेरे को तो मैं ये ऐसे ही करता हूँ। उसके बाद बाकी सारे टेक्निकल चार्ट वगैरह, तो आपको ये डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करिए ना सिंपल सी चीज़ है, देखिए न्यूज़ पढ़िए, आपके पास सारी न्यूज़ आएगी। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि oilprice.com पे जाके आप न्यूज़ देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग पे आप देख सकते हैं। न्यूज़ को पढ़िए रोज़, रोज़ पढ़ के कोई ज़रूरी नहीं ट्रेड करना, ट्रेड आपका चल रहा है लेकिन आप अपनी साइड में एक ही चीज़ करते रहिए कि रोज़ न्यूज़ देखें, उस न्यूज़ के बेसिस पे आप अपना एक मत बनाइए कि हाँ भाई, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट इस न्यूज़ के बेसिस पे डाउन जाएगा। वो करिए, लिखिए, ठीक है ना? ऐसा रोज़ करिए, फिर आप देखिए कि आपका क्या रहता है। मतलब आपने जो एनालिसिस किया वो सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, देन यू कैन कम टू मी अगेन, आई कैन गाइड यू ओके कि आप ये गलत सोच रहे हैं, बट ये करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं कोई एक फ़ॉर्मूला बता दूँ आपको कि एक्स बाई वाई इक्वल टू ये वो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? काफ़ी लोग यही चाहते हैं, मुझे पता है आज भी फ़ॉर्मूले के लिए बोलते हैं, सर आपका फ़ॉर्मूला बता दूँ। अरे भाई फ़ॉर्मूला है ही नहीं ये, फ़ॉर्मूला कोई गणित थोड़ी है ये, फ़ॉर्मूला है ही नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है विजुअलाइज़ेशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो लगता है मुझे मैं समझा नहीं पाऊँगा ये चीज़। विजुअलाइज़ चीज़ों को करना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका गोल क्या है? मैं अगर आपको पूछूँ कि व्हाट इज़ योर गोल? अभी 17 लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं अगर उन सबसे पूछूँ कि आपका गोल क्या है? ठीक है ना? तो वो क्या करेंगे? सोचेंगे नहीं सोचेंगे। आपको एकदम तो ऐसे नहीं पता मैं कितने लोग ऐसे होंगे कि मैं उनको बोलूँगा आपका गोल क्या है? विदिन 1 सेकंड वो अपना गोल बता देंगे कि भाई मेरे को ये करना मेरे को नहीं, सब लोग थोड़ा सोचेंगे। मैं भी सोचूँगा कि मेरा गोल क्या है? मुझे करना क्या है? मैं भी सोचूँगा थोड़ा बहुत, सोच के फिर आपको बताऊँगा। तो दैट इज़ अ विजुअलाइज़ेशन आपको इसी तरीके से जब आप कोई मार्केट में चार्ट को देखते हैं, तो आपको धीरे-धीरे आपको ये करना पड़ता है, ये आपके एक्सपीरियंस से आता है। अब मैं धीरे-धीरे विजुअलाइज़ करने लगता हूँ। कि यार मार्केट में ये हो रहा है, ये हो रहा है, मार्केट का चार्ट ऐसा बोल रहा है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, चार्ट में क्या है जैसे अभी मैंने 215 का बोला था एनजी में। एनजी में जब क्या होता है कि एक बारी 2 या 3 बारी जब आपका नीचे का जो सपोर्ट है वो टच करके आता है, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा, एनजी में क्या देखा है मैंने कि जब बारी आपका जो नीचे का सपोर्ट है, वो टच करके आता है। जैसे एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अभी पिछले 2 दिन से ये 222 से 230 और 218 ये आस-पास आ रहा है। देखो 2 बारी ये 222 के आस-पास आया, तीसरी बार 218 के आस-पास आया, आज चौथी बार 215 पे आया।
ठीक है ना? तो ये जो पैटर्न बनता है ना, ये पैटर्न के बाद आप आश्वस्त हो जाते हो कि ये बेयरिश पैटर्न है, क्योंकि बार-बार जब सपोर्ट को टच करके आता है ना, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है इसको डाउन पोज़ीशन बनाने के लिए, ठीक है ना? तो मुझे एक विजुअलाइज़ेशन आया था कि हाँ भाई, बस अब तो ये 202, 205 टच करने वाला है। लेकिन एक चीज़ ये भी आ रही है मेरे पास कि भाई साहब फरवरी एक्सपायरी है, पिछली एक्सपायरी में इन्होंने बहुत कुछ क्या कहते हैं, काफ़ी कुछ प्रॉफिट बुकिंग की थी। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद इतनी हेवी प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद नई एक्सपायरी में वापस से एक बेस बनता है और ऊपर की तरफ जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आपको इमेजिनेशंस भी रखना पड़ेगा। इमेजिनेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। जब आप कुछ इमेजिन करोगे कि भाई आपको ये करना है लाइफ में, तभी तो आप उड़ोगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कुछ इमेजिन ही मत करो, ठीक है ना? कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे लाइफ में। क्या करोगे? ठीक है, कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये आप फ्यूचर का जो भी आप करते हो वो इमेजिन करके ही करते हो ना, कि फ्यूचर में मुझे वो करना है, फ्यूचर में मुझे ये करना है। अगर आप इमेजिन ही नहीं करोगे, तो फिर तो आपका कोई गोल ही नहीं है, आपको कुछ बनना ही नहीं है, आपका कोई एम्बिशन ही नहीं है। तो सेम गोज़ फॉर द मार्केट एज़ वेल। आपको धीरे-धीरे विजुअलाइज़ करना पड़ेगा कि भाई मार्केट में ये हो रहा है, मार्केट में ये चल रहा है, चार्ट ये बोल रहा है, नेचुरल गैस डेफिनिटली 300 बार। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐसे नहीं आती, ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आती है गाइज़। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद मैंने बोली, शायद आपको भी पता होगी। ठीक है ना? काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा गाइज़। ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ करना है डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मैं जिम रोज़ नहीं जा पाता हूँ, डिसिप्लिन नहीं करता हूँ, तो मैं कभी-कभी वीक में 1 या 2 बार ही जा पाता हूँ। तो वो अगेन डिसिप्लिन वाली बात हो जाती है, लेकिन वहाँ मेरा पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है ना? मैं जिम नहीं जाऊँगा तो नीचे वॉक करके आ जाऊँगा। लेकिन ये मार्केट में हम पैसा लगा रहे हैं। आप सोचो आपकी जीवन भर की कमाई है इसमें, तो जब पैसा लगा रहे हो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ ऐड करना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है गाइज़ कि यहाँ पे आपको इसको कोई भी है ना एज़ अ बिज़नेस लेता ही नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को, इसको सब हल्के में लेता है। मैं अभी भी जो 17 लोग देख रहे हैं ना, मुझे पता है हर कोई बिज़नेसमैन या कोई जॉब करने वाला होगा, वो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता मार्केट को, बिल्कुल टाइम नहीं देता। हालाँकि मार्केट में इतना पैसा लगा रखा है जितना उन्होंने जीवन भर में अपनी सैलरी से नहीं कमाया है ना। काफ़ी लोग हैं, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोई बंदा है XYZ 35 लाख गँवा के बैठे हैं भाई साहब। उनकी महीने की उनकी जो एनुअल इनकम है, वो भाई साहब 15 लाख है। देखो 4-5 साल बाद जाके वो 35 लाख कमाएगा, लेकिन मार्केट में उसने 35 लाख गँवा दिए। लेकिन इतना गँवाने के बाद भी उनका फ़ोकस सीखने पे नहीं है। उनका फ़ोकस मेरे से लेवल्स लेने के लिए, ठीक है ना? तो ये कितनी वाहियात बात है, आप समझो इस चीज़ को, मतलब क्या कर रहे हैं लोग समझ नहीं आता। अपना पैसा उड़ा रहे हैं, अपना पैसा कैसीनो में टाइप डाल रहे हैं, मतलब मार्केट में, कोई लक करके आ रहा है। तो गाइज़, जिन्होंने देखो गँवा दिया, वो गँवा दिया, कोई वापस नहीं आने वाला, बट अब जो आप आगे करोगे, कम से कम ये मान के चलो, ये ले लो, प्रण ले लो। मैंने एक बात बताऊँ, मैं बड़ी सीरियसली और ऑनेस्टली बताता हूँ। मैंने जब 8 साल पहले मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैं इक्विटी में आया था। उसके बाद 3-4 साल मैंने काफ़ी कुछ उल्टा-पुल्टा किया, पेनी में लगाया, ये लगाया, वो लगाया, मैंने काफ़ी कुछ भगाया। 4 साल के बाद मैंने एक ये मतलब आप प्रण ले लो, सीरियसली मैंने कई बार बोला है, प्रण ले लिया मैंने कि बस अब मुझे ना किसी की सुननी है, ना किसी की करनी है। पिछले 4 साल से मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी है, गाइस। सीरियसली पिछले 4 साल से मैं अपनी डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। वेदर आई एम इन प्रॉफिट, आई एम इन लॉस, डज़न्ट मेक एनी सेंस। या लॉस लॉस में मैं हूँ नहीं, अगर लॉस होता है तो मुझे अगर कोई ज़्यादा लॉस होता ना, तो मैं यहीं पे मार्केट बंद कर देता मेरा ट्रेनिंग वगैरह। लेकिन मैंने पहले नॉलेज लिया, सीखा, उसके बाद कोई मेंटर थे मेरे जो अभी एक्सपायर हो गए हैं। उन्होंने मुझे हमेशा से एक ही बात बोली थी कि सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है मार्केट में कि अपना नॉलेज लो, अपनी स्किल लो, उससे फ़ायदे 2 चीज़ होती है। एक तो ये होता है कि आप कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करोगे। आपने कोई भी ट्रेड लिया, प्रॉफिट लॉस, यू आर द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? आपके ऊपर है, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप। भले कोई एजुकेशनल चैनल हो या पेड एडवाइज़र, जो भी व्हाटएवर इट इज़, आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे। दूसरा, अगर आप खुद से करते हो, तो खुद से जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो डेफ़िनिटली आपकी स्किल एनहांस होने लगती है। क्योंकि जब आप खुद से ट्रेड करोगे, तो कम से कम सोचोगे तो सही ना, कि भाई मैं यहाँ क्यों डाल रहा हूँ? उसके चक्कर में आप क्या धीरे-धीरे रिसर्च भी करोगे और धीरे-धीरे आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा और वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप स्टिक हो जाओगे कि भई आप किसी से सीखना है आपको, लेवल्स लेने हैं आपको, सॉरी, सीखना तो अच्छी बात है, लेवल्स लेने हैं, तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी। आप बिल्कुल जोकर बन के रह जाएँगे और कुछ नहीं बन के रह जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें ना आपको धीरे-धीरे ना इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ये कोई साइकोलॉजी क्लास नहीं है, बट दिस इज़ रियली वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द स्टॉक मार्केट। मुझे लगता है कि ये मैंने सेमिनार अटेंड किया था एक,
उसमें काफी सारी चीजें बोली गई थी, उस समय मैंने भी एज ए लेक्चर लिया था उन चीजों को। लेकिन अब समझ आता है, वो कहते हैं ना स्कूल में जब आपके डंडे पड़ते हैं, हमारे एक राजेंद्र सर थे, वो मुझे डंडे मारते थे। उस समय मैं उनको इतनी गालियां बकता था, ठीक है ना, कि यार क्या आदमी है, 50 साल का आदमी है और मतलब बच्चों को मारता रहता है, ये वो फलाना। गणित के टीचर थे हमारे। लेकिन आज मुझे याद आता है, आज मैं उनको एक अच्छे काम के लिए याद करता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे डंडे मारे थे तो आज मैं यहाँ पे हूँ। तो काफी सारी चीजें होती है, ये चीज सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए गाइज, मैं अपना सेशन यही एंड करता हूँ, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा क्वेश्चंस होंगे लोगों के। लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड ही होंगे जी कि जी। उससे रिलेटेड होंगे। तो गाइज आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। संग्राम जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? जी जी, यस्टरडे एक्चुअली मैं पूछना चाहता था, लेकिन आपने सेशन एंड कर दिया था। कौन सा सेशन? मतलब ये जूम मीटिंग खत्म कर दिया आपने। मैं पूछने जा रहा था, म्यूट हो गया था। तो तब कब की बोल रहे हो? एक्चुअली अभी तो मुझे जूम रिस्क मीटिंग चल मैनेजमेंट रही है। नहीं नहीं, यस्टरडे की बात कर रहा अच्छा हूँ। हाँ, तो अभी पूछ लीजिए, कोई नहीं। अभी हमारे पास 7 मिनट है। जी जी, एक्चुअली वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मुझे जानना था कि कब तक हम लॉस बियर कर सकते हैं, कब तक आपकी हम आवाज रिस्क थोड़ी ले सकते लो हैं। आ रही है, आप थोड़ा तेज बोलेंगे। जी जी, अभी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये कह रहा था कि रिस्क जो मैनेज करते हैं ना, कब हम्म। तक रिस्क ले सकते हैं। देखिए, तो इम्पोर्टेंट रिस्क क्वेश्चन है। मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा देंगे। हाँ हाँ, डेफिनेटली। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट के जब बारे में बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि जैसे हमने एवरेज कर लिया है, फॉर एग्जांपल 200 से 250 के बीच में आपने एवरेज कर लिया है, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो अब आप क्या करें? तो देखो, रिस्क मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से फॉर द इक्विटी मार्केट का एग्जांपल देता हूँ, यू कैन को रिलेट टू द कमोडिटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम बीटीएसटी करते हैं, आई होप एवरीबडी नोज अबाउट द बीटीएसटी एंड ऑल, राइट? बीटीएसटी इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड, ओके। तो मेरे पास जब मैं बीटीएसटी करने जाता था ना, तो मैं और इंट्राडे भी करने जाता था, तो मैं क्या सोचता था ना कि अब मेरे को रिस्क मैनेज करनी, तो कैसे? मैं क्या सोचता था कि भाई आप जो इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, अगर इंट्राडे ट्रेड में फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इन्फोसिस मान लो 1700 पे है, और मुझे इंट्राडे करना है और मेरा टारगेट रहेगा 1730-40 का इंट्राडे में, ठीक है ना? तो मैं अब क्या सोचता हूँ कि इंट्राडे में अब रिस्क क्या रहेगी? रिस्क यही रहेगी कि मेरा लेवल हिट ना हो और ऐसा हिट हो जाए, बस यही रिस्क रहती है, ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा सोचूंगा कि 1700 को लेके 1730 के इंट्राडे के लेवल्स रखूंगा। अगर नहीं आते हैं इंट्राडे के, तो मुझे क्या करना है, तो फिर मैं अगला पड़ाव पे जाऊंगा, अगला पड़ाव होगा बीटीएसटी। तो फिर मैं बीटीएसटी के एनालिसिस करूंगा, क्या ये बीटीएसटी में इसको 1730 मिल जाएंगे? अगर इंट्राडे में नहीं मिलेंगे तो क्या बीटीएसटी में मिल जाएंगे 1730? ठीक है ना? चलिए वहां पे भी मैं मान लेता हूँ कि बीटीएसटी में भी नहीं मिलता, तो फिर मेरा अगला एनालिसिस क्या करूंगा कि यार ये कम से कम 1 वीक में तो आ जाएगा मेरा 1730। तो ये तीनों एनालिसिस करने के बाद जब ये तीनों एनालिसिस फिट बैठेंगे कि हाँ भाई ये 1700 से 1730 पे जाएगा, ठीक है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ना, तो अब मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि भाई मेरा इंट्राडे में क्लिक ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीटीएसटी में क्लिक ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई शॉर्ट टर्म में तो मेरा 1730 आ ही जाएगा। तो मैंने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया। लेकिन इसी कंडीशन में अगर ऐसा हो तो मैं वही ट्रेड लूंगा जिसमें तीनों कंडीशंस में, मतलब इंट्राडे में भी अपसाइड हो, बीटीएसटी में भी अपसाइड हो, शॉर्ट टर्म में भी अपसाइड हो। तो मैंने अपने आप को गार्ड कर लिया कि मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, तीनों पॉसिबिलिटीज एक ही तरफ इशारा कर रही है। लेकिन अगर अब जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कोई भी ट्रेड उठाएंगे, 1700 पे ले लिया, 1730 इंट्राडे में बता रहा 1730, बीटीएसटी एनालिसिस नहीं बता रहा 1730, और शॉर्ट टर्म में तो वो बीरिश बता रहा है, ठीक है ना? तो अब उनकी रिस्क बढ़ गई, क्योंकि एक ट्रेड बताएगा इंट्राडे में अगर फंस गए तो न तो वो बीटीएसटी में निकल सकते हैं ना शॉर्ट टाइम में निकल सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो इस तरीके से आप अपना पैटर्न बनो, ठीक है ना, जहां पे आप तीनों कंडीशंस में आपका एक कॉमन आउटपुट आ रहा हो। जैसे भी मैंने जो पहली कंडीशन बताई, उन तीनों में एक कॉमन आउटपुट आ रहा है कि ये ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है ना? तो ये रिस्क मैनेजमेंट हो गई। अब इसके ऊपर टॉप ऑफ द क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि ये तीनों कंडीशन फेल हो जाए तो सर हम क्या करेंगे? तो फिर वो एक अलग रिस्क है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी 100% रिस्क को इरेट नहीं कर सकता। रिस्क हमेशा रहेगी, हमेशा है, फॉर एवर रहेगी। कोई भी ट्रेड करो लाइफ में, आप सड़क पे भी चलो तो भी रिस्क रहेगी, वो रिस्क रहेगी। लेकिन हमारा मेन पर्पज ये रहता है कि रिस्क को जितनी ज्यादा कम कर सके, जितनी ज्यादा रिड्यूस कर सके, कैलकुलेटेड रिस्क,
जितनी ज्यादा कम कम कर सकें वो हमारा है। तो इस तरीके से आप है ना, ये मैंने एक एग्जांपल बताया, वैसे बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट पे मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल में सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पे रहेगा वो 30 मिनट्स का वीडियो, जिसमें सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको टेक्नोलॉजीज वगैरह बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजीज वगैरह तो है ही हमारे पास, हेजिंग वगैरह है, ये वगैरह है। तो इसी तरीके से कमोडिटी में भी आप कर सकते हो। अब कमोडिटी में इसके लिए है ना पैरामीटर्स क्या होंगे आपके पास? पैरामीटर्स ये होने चाहिए कि आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो ये प्री रिक्वेस्टीज हो गई। प्री रिक्वेस्टीज मतलब कोई भी जब आप ट्रेड करते हैं तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक चीजें होती है वो आपके पास पहले होनी चाहिए। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। शॉर्ट टर्म के लिए जब होल्ड ही नहीं कर पाओगे तो जो तीसरा सिनेरियो वो वैसे ही रेड हो गया, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप इंट्राडे और बीटीएसटी कर पाओगे। तो फिर आपका जो तीसरा सिनारियो है जो शॉर्ट टर्म जो आपको बैक कर रहा था वो आप नहीं कर पाओगे। तो अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, आपके डिपेंड करता है आपका कैपिटल कितना है, डिपेंड करता है आप कितना कैपिटल होल्ड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने लॉट ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन में कर रहे हैं फ्यूचर में कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप किस एक्सपायरी में कर रहे हैं। तो काफी सारी चीजें होती है। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ता है। मैं कोई रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी या कोई एक चीज सबको नहीं बता सकता कि भाई संग्राम सर के लिए भी यही होगा, नितिन जी के लिए भी यही होगा। तो वो चीज आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी। मैं बस ये बताऊंगा कि ये सिनारियो है, उसको अब आप आपकी क्या कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट पे संग्राम जी, बिकॉज मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। पूरा वीडियो बनूंगा और आपको पूरी टेक्निक्स वगैरह बताऊंगा, काफी सारी है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नितिन जी का। नितिन जी आप बताइए। सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, मीनाक्षी जी आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मैं बोल रही थी कि एक दिन आप हैजिंग ना हमें अच्छे से ना एक बिल्कुल विद बिल्कुल, एग्जांपल हेजिंग का आएगा, मुझे पता है एक्सप्लेन। सब लोग हेजिंग का ही वीडियो ढूंढ रहे हाँ, हैं। हैजिंग भी और एवरेजिंग भी नहीं सर, ऐसे विद एग्जांपल अगर आप कर देंगे ना तो थोड़ा बिल्कुल इजी बिल्कुल हो बिल्कुल, जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि हेजिंग का आपको एक प्रॉपर एग्जांपल लेके अभी बताऊँ। सर एक लाइव एग्जांपल आप एनजी का दे दीजिए हमें, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोगों ने बाय किया है 230 के वो आसपास मैं ना। आपको अलग से एक लाइव सेशन दूंगा, मैं उसमें बता दूंगा आपको। यहाँ पे तो सिर्फ ट्रेनिंग का ही है, तो ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, वैसे भी सेशन एंड होने वाला है। किसी और को कुछ पूछना है? नवीन जी आपको कुछ पूछना है? हेलो सर, मेरे हाँ जी, को कुछ पूछना नहीं है सर। अच्छा ठीक है। नितिन जी, छोटे हाँ लाल हेलो जी। सर। सर हेलो। हाँ जी, हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग जो एक्सपायरी एनजी की फरवरी में है, इसकी जगह अगर मार्च में करें तो क्या टाइम हम लोगों को ज्यादा मिलेगा, बेहतर होगा, या बिल्कुल फिर कर सकते फरवरी हैं, में ही बट करना अगेन चाहिए? द मुझे लगता है कि एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये आएगा सब लोगों का, क्योंकि अगेन द प्राइस डिफरेंस विल बी देयर, राइट, प्राइस डिफरेंसेस। बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जब हम लोग बोल रहे हैं, देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैनिपुलेशन तब तक होता है जब तक आपकी कैपेसिटी बाहर हो जाती है, समझ रहे हो। मैनिपुलेशन तब तक ही होता है जब तक आपकी सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब तक ऑपरेटर मैनिपुलेट करता है। ये बात ध्यान में रखो, है ना। जब आपकी मतलब जितना ज्यादा आप वो रहोगे ना, अब टॉलरेट करने के लिए टाइम भी तो चाहिए। हमारी तो एक्सपायरी फरवरी की आन पड़ी है, राइट। तो टॉलरेट करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो वो टाइम अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो तो उससे अच्छा क्या